जय हिंद आप सभी को। मैं सौरभ सिंह एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की मैथ और उसमें पहला चैप्टर हमने कल वाली क्लास में शुरू किया था जिसका नाम है समुच्चय सिद्धांत। समुच्चय सिद्धांत में हमने समुच्चय की बेसिक कॉन्सेप्ट कल सीखी थी कि समुच्चय क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है और समुच्चय का नोटेशन क्या होता है, मतलब उसका संकेतन कैसे किया जाता है, समुच्चय के अंदर के अवयवों का संकेतन कैसे किया जाता है और इसके अलावा हमने देखा था कि समुच्चय को प्रदर्शित कैसे करते हैं, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कितनी तरीके से किया जाता है। दो मेथड्स आपको बताए गए थे किसी भी समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको प्रदर्शित करने के लिए दो मेथड्स आपको कल बताए गए थे। एक टेबुलर फॉर्म यानी कि तालिका विधि जिसको रोस्टर विधि भी कहते हैं और दूसरा समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि जिसको प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म भी कहते हैं। इन दोनों मेथड्स का रिप्रेजेंटेशन हमने इन दोनों मेथड्स को कैसे इससे समुच्चय बनाए जाते हैं हमने देख लिया था आज, और इस पर कुछ एग्जांपल्स भी हमने कल किए थे। आज वाली क्लास में कुछ और सवाल करेंगे जिनमें हम समुच्चय को तालिका विधि से गुण विधि में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि टेबुलर से प्रॉपर्टी मेथड में जाएंगे, प्रॉपर्टी मेथड से टेबुलर यानी रोस्टर मेथड में आएंगे। तालिका विधि के जो सवाल होंगे उनको हम गुण विधि से समुच्चय कैसे बनाते हैं उसमें कन्वर्ट करेंगे, गुण विधि वाले जो सवाल होंगे उनको हम तालिका विधि में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हमको आज वाली क्लास में देखना है। तो आइए सवालों से शुरू करते हैं। एक सवाल लिया जाए, जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, यहां पर चैप्टर का नाम आप डाल लीजिए अपना, सेट थ्योरी। एक सवाल लिया गया है a इक्वल टू, एक सेट दिया हुआ है a इक्वल टू x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। एक विषम प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें हम क्या करें, अब आपसे कहा क्या गया है इस सवाल में, क्या ये सवाल जिस फॉर्म में है इसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये कौन से रूप का सवाल लिखा हुआ है। भाई ये एक समुच्चय है, ये एक सेट है, तो आप ये बताइए कि ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है सेट का, ये रोस्टर या तालिका विधि है या फिर ये गुण विधि है जिसको प्रॉपर्टी मेथड आप कहते हैं। टेबुलर, ये टेबुलर मेथड है या प्रॉपर्टी मेथड है, मतलब तालिका विधि है या गुण विधि है, कौन सी विधि है। देखिए अगर आप ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिए तो ये आपका जो है ये किस विधि से लिखा गया है, ये आपका लिखा गया है गुण विधि से। अगर ये गुण विधि से लिखा गया है तो इसको आपको कन्वर्ट किस में करना है, इसको आपको कन्वर्ट करना है तालिका विधि में। किसमें करना है, तालिका में। तालिका का मतलब किसमें करना है, टेबुलर या रोस्टर में। टेबुलर या रोस्टर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, समुच्चय को टेबुलर या रोस्टर में कन्वर्ट करने, इसमें आंसर ही सीधे आएंगे, कोई सोल्यूशन नहीं होगा कि ये गुण विधि है तो डायरेक्ट इसका एक तालिका विधि आ जाएगा। देखिए टेबुलर विधि में यानी तालिका विधि से अगर किसी भी समुच्चय को आपको लिखना हो तो आप क्या करते हैं, a इक्वल टू मंझला ब्रैकेट लगाते हैं, और तालिका विधि का नियम ये होता है कि जितने भी अवयव समुच्चय में होंगे वो सारे के सारे मंझले ब्रैकेट के अंदर कॉमा के साथ लिखे जाएंगे। यानी a इक्वल टू मंझला ब्रैकेट लगाएंगे और मंझले ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स हम लिखेंगे अपने कॉमा के साथ, लेकिन वो एलिमेंट्स होंगे कौन, वो एलिमेंट्स वो आपको बताएगा ये सवाल। क्या मतलब होता है इसका, a इक्वल टू x सच दैट x अगर लिखा हुआ तो इसका मतलब होता है कि a इक्वल टू जो समुच्चय है उसमें x जैसे बहुत सारे अवयव हैं। a जो समुच्चय है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट्स x के जैसे हैं। और x कैसा है, x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। a के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो एक्चुअली x हैं और x क्या है, विषम संख्या है। तो देखिए a में जो एलिमेंट होंगे वो x होंगे और x क्या होगा, a के अंदर के एलिमेंट्स x हैं और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू एक विषम संख्या है। यानी कि असल में a में क्या होंगी,
विषम संख्याएं होंगी। भाई ए में अवयव जो है वो x हैं और x विषम संख्याएं हैं, तो रिजल्ट के तौर पे हम क्या कहेंगे कि a के अंदर जो भी होंगे वो क्या होंगी, विषम संख्याएं होंगी। तो a इक्वल टू क्या होगा, x एक विषम संख्या है, x की जैसी सारी संख्याएं a के अंदर है, तो 1, भाई x एक विषम संख्या है तो 1 एक विषम संख्या है। फिर a में दूसरा x जो होगा वो क्या होगा, दूसरी विषम संख्या होगा। a में तीसरा x जो होगा वो क्या होगा, तीसरी विषम संख्या होगा, क्योंकि अगर x कोई विषम प्राकृतिक संख्या है तो ऐसे सारे x a में होंगे, ये इस बात का मतलब है। x एक विषम प्राकृतिक संख्या है तो ऐसे सारे x जो विषम प्राकृतिक संख्या हैं वो सारे के सारे a में होंगे, ये इस स्टेटमेंट का मतलब होता है। तो ऐसे सारे x जो विषम संख्या होंगे यानी सारी विषम संख्याएं इसमें होंगी, 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन। ये इसकी तालिका विधि हो गई। इतनी सी बात है। अगला देखिए, 2-4 क्वेश्चंस लेकर हम देखेंगे, उसके बाद आप समझ जाएंगे कैसे इनको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक लिखा हुआ है b इक्वल टू a इक्वल टू ही कर लीजिए इसको, a इज इक्वल टू x सच दैट x एक पूर्णांक है x एक पूर्णांक है और एक कंडीशन दे रखी है साथ में, x स्क्वायर इज लेस और इक्वल टू 4। देखिए कैसे किया जाएगा, क्या होगा निरूपण, फिर से समझिए सवाल क्या है, समझिए a इक्वल टू क्या है, a में x जैसे एलिमेंट्स हैं, मतलब a में जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हमने x कह दिया है। a में जो भी अवयव हैं उन अवयवों का नाम हमने थोड़ी देर के लिए x रख दिया है, हर अवयव को हम x कहेंगे। a में कितने हैं मालूम नहीं है हमको, लेकिन जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या हैं, बारी बारी से x, एक पहला x, दूसरा x, तीसरा x, चौथा x, जितने भी हैं। लेकिन a में जितने भी x हैं यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स की एक विशेषता है, उन सारे अवयवों यानी सारे एलिमेंट्स यानी सारे एक्सेस की एक विशेषता है। क्या विशेषता है कि वो सारे के सारे क्या है, पूर्णांक हैं। क्या है, पूर्णांक है। a में जितने भी x आएंगे वो सारे के सारे x क्या हैं, पूर्णांक हैं। सबसे पहली बात आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि पूर्णांक क्या होता है, आप जानते होंगे, मतलब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप जानते होंगे, क्योंकि आप 9th क्लास में आपको ये पढ़ाया जाता है, रियल नंबर्स करके चैप्टर है आपके सिलेबस में, उसमें आपको सारी की सारी संख्याएं बताई जाती है। तो मैं ऐसे ही उम्मीद कर रहा हूं कि आपको पूर्णांक मालूम होगा, लेकिन फिर भी चले नहीं मालूम तो एक बार मैं बता दे रहा हूं। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर नंबर्स कहते हैं, और पूर्णांक जो होते हैं वो कौन से होते हैं, पूर्णांक होते हैं ये बीच में आपने लिखा 0, 0 के इधर +1 2 3 4 एंड सो ऑन, और इधर -1 -2 -3 एंड सो ऑन। यानी जितनी भी प्लस और माइनस की पूर्ण गिनतियां होंगी, कंप्लीट गिनतियां होंगी, मतलब पॉइंट में, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। 0 हो, प्लस के 1 2 3 4 5 6 और माइनस के 1 2 3 5 4, मतलब 0 के साथ नेचुरल नंबर्स का पॉजिटिव सेट और नेगेटिव सेट अगर एक साथ आप ले लीजिए तो पूर्णांक बन जाएंगे। हमसे कहा गया है कि a समुच्चय जो है उसमें x जैसे एलिमेंट्स हैं और x कैसा है, पूर्णांक है। अगर x पूर्णांक है तो इनमें से ही कहीं ना कहीं होगा, इनमें से ही कहीं ना कहीं x निकल के आएगा, ये हो सकता है, ये हो सकता, कोई भी हो सकता है। लेकिन एक और शर्त दे रखी है, a के अंदर जो x हैं उस x की दो विशेषताएं हैं। पहली विशेषता x पूर्णांक है और दूसरी विशेषता उस x का स्क्वायर करने पर, मतलब जो भी x आप यहां लिखेंगे, a के अंदर जो भी x होगा उस x का स्क्वायर करने पर या तो 4 के बराबर अंक आ सकता है या 4 से छोटा हो सकता है। यानी a के अंदर जो x है वो x ऐसा पूर्णांक है जिसका वर्ग करने पर 4 के बराबर या 4 से छोटी संख्या मिले। a के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स में, उन a के अंदर जो x नाम के एलिमेंट्स हैं वो x ऐसे हैं कि वो ऐसे इंटीजर नंबर्स हैं जिन इंटीजर्स का स्क्वायर करने पर 4 के बराबर वैल्यू मिले या 4 से कम वैल्यू मिले।
तो आप इंटीजर नंबर्स का सेट लिखिए उधर, और इंटीजर नंबर्स के सेट में से वो सारे नंबर ढूंढ के लाइए जो नंबर्स इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। तो क्योंकि ये पूरा का पूरा इंटीजर नंबर्स का सेट लिखा हुआ है, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय लिखा हुआ है, तो इसमें से कोई भी अंक आप लेकर चले आइए, पहली वाली कंडीशन तो अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगी कि x हमारा पूर्णांक है। भाई x पूर्णांक है, पहली कंडीशन है, तो हम पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में से निकाल के लाएंगे। दूसरी कंडीशन क्या है कि इसमें से हम वो निकाल के लाएंगे जिसका स्क्वायर, जो निकाल के लाएंगे उसको हम x कहेंगे, और सवाल कह रहा है कि x का स्क्वायर 4 से कम होना चाहिए या 4 के बराबर होना चाहिए। तो इसमें से हम जो भी निकाल के लाएं उसका स्क्वायर करके देखें, अगर उसका स्क्वायर 4 से कम या 4 के बराबर हो तभी उस नंबर को हम यहाँ इधर ला सकते हैं। तो इसमें ढूंढिए ऐसी कितनी गिनतियां हैं जिनका वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर वैल्यू आपको 4 मिले या 4 से कम मिले। तो देखिए 0 का स्क्वायर करोगे 0 मिलेगा, 4 से कम है। 1 का स्क्वायर करोगे कितना, 1 मिलेगा। 4 ये क्या है, लेस देन 4, ये भी लेस देन 4। उसके बाद 2 स्क्वायर करोगे 4 इक्वल टू 4 है ये, यानी कि 0, 1 और 2 ये तीनों गिनतियां इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही। पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में से हमने 0 को लिया तो 0 का वर्ग 4 से कम है, इसलिए 0 यहां आएगा। पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में से 1 जब हमने लिया तो 1 का स्क्वायर 4 से कम है, 1x का स्क्वायर अगर 4 से कम है तो वो x इसमें आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 4 से कम है तो ये 1 भी इसमें आ जाएगा। पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में से 2 हमने जब लिया तो 2 का स्क्वायर भी देखिए 4 है, 2 का स्क्वायर कितना है 4, और अगर स्क्वायर 4 के बराबर है तब भी हम संख्या यूज कर सकते हैं, तो 2 भी यहां आएगा। क्या संख्याएं पूरी हो गई? नहीं, अभी और देखिए। -1 अगर आप ले लीजिए तो -1 का स्क्वायर करिए कितना है, +1। -1 का स्क्वायर हमने +1 किया, +1 भी कितना है 4 से कम, तो जब हमने -1 लिया तो -1 का स्क्वायर करने पर भी वैल्यू 4 से कम आई। पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में से जितने भी एलिमेंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो सारे के सारे x a के अवयव होंगे, यही ये सवाल कह रहा है। ये सवाल कह रहा है, सवाल कह रहा है कि अगर x कोई पूर्णांक संख्या है, यानी अगर x पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय से आया है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो ये x होगा, यानी इस a का अवयव होगा। तो वही हम देख रहे हैं, पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय का हर वो एलिमेंट हम ढूंढ रहे हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, तो अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो वो इस a का एलिमेंट होगा। तो 0 ने सेटिस्फाई किया, 1 ने किया, 2 किया, -1 को हम यहां पे रखेंगे तो -1 का स्क्वायर +1, और +1 भी 4 से छोटा है तो -1 भी सेटिस्फाई करेगा, तो इसका मतलब -1। -2 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 4 के बराबर सेटिस्फाई कर रहा है तो -2 भी यहां पे रहेगा। उसके बाद 3 का स्क्वायर करोगे 9 हो जाएगा, 4 से बड़ा हो जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यानी कि इस कंडीशन को देखते हुए हमने निकाला a = 0, 1, 2, -1, -2 ये एलिमेंट्स होंगे, लेकिन इसका ठीक तरीका लिखने का ये है, a = 2 तरीके हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, या -2, -1, 0, 1, 2, या एक और तरीका है 0 +-1 +-2, कोई भी लिख दीजिए आंसर। ये तरीका है गुण विधि से तालिका विधि पर, यानी प्रॉपर्टी मेथड से रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड पर जाने का। ठीक, इनको नोट करिए और लगाइए और रिप्रेजेंटेशंस तोड़िए, ब्रेक करिए। एक लिख लीजिए, a = x सच दैट x जो है मैथ्स का एक अक्षर है। क्या करेंगे इसमें, इसका देखिए क्या होगा।
क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू, ए में जो एलिमेंट हैं, जो भी ए समुच्चय है उस एलिमेंट में, जो भी ए सेट है, इस ए सेट में जो भी एलिमेंट्स होंगे एक्स टाइप के, मतलब जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको एक्स कहा गया है, और वो एक्स क्या है, वो एक्स मैथ्स का एक अक्षर है। तो यानी कि मैथ्स में जितने अक्षर हैं वही बारी बारी से एक्स बनकर ए के अवयव बन जाएंगे। तो क्या आएगा, मैथ्स का पहला अक्षर, मैथ्स के जो भी मैथ्स का एक अक्षर जो है वो अक्षर क्या है, एक्स, और एक्स क्या है, ए का एलिमेंट। तो यानी मैथ्स का जो अक्षर होगा वही ए का एलिमेंट होगा। तो मैथ्स का पहला अक्षर एम, मैथ्स का दूसरा अक्षर ए, मैथ्स का तीसरा अक्षर टी, मैथ्स का चौथा अक्षर एच, और मैथ्स का पांचवा अक्षर एस। ये आपका आंसर हो गया। मान लीजिए इसी तरीके से एक और क्वेश्चन दे दिया जाए कि a इक्वल टू एक्स सच दैट, एक्स क्या है, प्रयागराज शब्द का एक अक्षर है। ठीक, क्या होगा बताइए, सेट बनाएंगे अगर, ए इक्वल टू क्या होगा, देखिए समझिए सवाल को। एक्स क्या है, एक्स प्रयागराज वर्ड जो आपके सामने लिखा हुआ है, प्रयागराज वर्ड जो शब्द है, इस शब्द के प्रत्येक अक्षर को एक्स कहा गया है। एक्स क्या है, प्रयागराज शब्द का एक अक्षर है। प्रयागराज शब्द का एक अक्षर जो है वो एक्स है, और एक्स ए का एलिमेंट है, ये डेफिनेशन कहती है। तो इसका मतलब क्या कहेंगे आप कि प्रयागराज शब्द के जो अक्षर हैं वही ए के एलिमेंट्स हैं। तो ए के एलिमेंट्स अगर इसके अक्षर हैं तो लिख लीजिए बारी बारी से, पी अगला अक्षर, आर अगला अक्षर, ए उसका अगला, वाई उसका अगला, ए। लिखेंगे यहाँ कि नहीं लिखेंगे, ध्यान से सोचिएगा अपने मन में कि इसको लिखना है यहाँ पे कि नहीं लिखना है। यहाँ देखिए क्या है, आपको कल मैंने बताया था जब समुच्चय बताया था कि समुच्चय में कभी भी कोई एलिमेंट रिपीट नहीं किया जाता है। किसी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं किया जाएगा, केवल एक बार लिखा जाएगा। कोई भी एलिमेंट छूटने ना पाए और कोई भी एलिमेंट रिपीट भी ना हो, एक एलिमेंट एक बार ही यूज करना है बस। तो P लिख लिया, R लिख लिया, A लिख लिया, Y लिख लिया, A दोबारा आया है छोड़ दीजिए, G लिख लिया, R आ चुका है छोड़ दीजिए, A आ चुका है छोड़ दीजिए, और J। ये हो गया। इस तरीके से आप इनको कन्वर्ट करते हैं। और क्वेश्चन जैसे मान लिया लिखा हो, बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे, कितने भी लिख दिए जाए यहाँ पर। ए बराबर आपसे कह दिया जाए x, और x क्या है, वर्ष का वो महीना जिसमें 31 दिन होते हैं। बहुत आसान है सब ये कहानी पूरी। तो बताइए क्या होगा, a इक्वल टू एक्स क्या है, एक्स वर्ष का वो महीना है जिसमें 31 दिन हो। यानी एक साल में जितने भी महीने होते हैं उन सारे महीनों में जिन जिन महीनों में 31 दिन होते हैं वो सारे के सारे महीने एक्स कहे जाएंगे। और एक्स है क्या, एक्स ए का एलिमेंट है। तो इसका मतलब ए के एलिमेंट कौन होंगे, वर्ष के वो सारे महीने जिनमें 31 दिन हो। तो कौन कौन से होंगे आप गिन लीजिए, अभी ये लिखने की यहाँ क्या जरूरत है। साल में जितने भी महीने हैं जिनमें 31 दिन है वो सारे के सारे यहाँ लिख दीजिए कॉमा लगा के, बस वही आंसर हो गया। इस तरीके से होता है ये रिप्रेजेंटेशन। अच्छा चलिए अब एक सवाल लिखते हैं, तालिका विधि यानी टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे उसको और उसको गुण विधि में कन्वर्ट करेंगे। देखिए सेट आपके सामने लिखा हुआ है a इक्वल टू
1/2, 2/3, 3/4, 6/7 तक। 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7। ठीक है, इसको ये किस मेथड में लिखा हुआ है? अगर आप इसको देखें तो कौन से फॉर्म में लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है आपका उसमें टेबुलर फॉर्म में, तालिका विधि में लिखा हुआ है। क्योंकि मंझले ब्रैकेट के अंदर जब भी एलिमेंट्स कॉमा करके लिखे जाएं तो वो तालिका विधि होती है, यानी कि टेबुलर फॉर्म होती है, रोस्टर विधि होती है। इसको आपको गुण विधि में कन्वर्ट करना है, प्रॉपर्टी मेथड में कन्वर्ट करना है। प्रॉपर्टी मेथड का मतलब क्या है? ए इक्वल टू मंझले ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स आप नहीं लिखेंगे, आप एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी की जानकारी देंगे कि एलिमेंट्स जो भी थे तालिका विधि में उनका गुण क्या है। समुच्चय के अंदर मंझले ब्रैकेट के अंदर जब अवयवों के गुण का वर्णन किया जाए, प्रॉपर्टी का एक्सप्लेनेशन किया जाए तो प्रॉपर्टी मेथड हो जाता है, और जब सीधे सीधे एलिमेंट लिख दिया जाए तो वो रोस्टर मेथड हो जाता है। तो हमको प्रॉपर्टी मेथड में इसको कन्वर्ट करना है। तो प्रॉपर्टी मेथड में कन्वर्ट करने के लिए देखिए क्या करते हैं आप, पहले रफली एक देखेंगे, क्या करते हैं। ठीक, ए इक्वल टू क्या करते हैं, लिखते हैं ए में एक्स, ए में जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हमने एक्स कह दिया, और उन एलिमेंट्स की विशेषता क्या है, यानी एक्स की विशेषता क्या है वो हम यहां पर इंडिकेट करते हैं। ए में जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हम एक्स कहते हैं, और इस एक्स की विशेषता क्या है वो हम यहां पर आगे इंडिकेट करते हैं। तो देखिए विशेषता क्या है, ध्यान से समझिएगा जरा। ऊपर जो लिखा हुआ है, इधर मैं लिख रहा हूं रफली 1/2। 1/2 को देखिए आप ये लिख सकते हैं 1/1 + 1, फिर आप लिखिए 2/3। 2/3 को देखिए क्या लिख सकते हैं, 2/2 + 1 लिख सकते हैं, 3/4, 3/3 + 1 लिख सकते हैं, 4/5, 4/4 + 1 लिख सकते हैं। भाई 2 को 1 + 1, 3 को 2 + 1, 4 को 3 + 1, 5 को 4 + 1। कहने का मतलब ये है कि ये जो भी नंबर्स दे रखे हैं इसमें जो हर है, जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को हमने न्यूमरेटर के फॉर्म में तोड़ने की कोशिश की। न्यूमरेटर हमारा 1 है तो हमने डिनोमिनेटर में भी 1 लाने की कोशिश की। तो ये 2 था, इस 2 को हमने 1 + 1 लिखा। तो देखिए ये वाली चीजें सेम हो गई। ऐसे ही 2/3 था, 3 को हमने क्या लिखा 2 + 1 क्योंकि 3 के ऊपर 2 है तो हम नीचे भी 2 लाने की कोशिश कर रहे हैं। नीचे भी 2 लाने को, तो क्या है, ये वाला देखिए 2 बराबर हो गया। ऐसे ही 3/4 है तो 4 में हम 3 लाने की अगर कोशिश करें तो 4 को हम लिखेंगे 3 + 1, यानी ये बराबर हो गया। 4/5 में 5 को हमने 4 + 1 लिखा, तो यानी कि ये 4 और 4 बराबर हो गया। बात समझ रहे हैं? यहां देखिए 1 2 3 4, ऐसे ही 5, ऊपर देखिए क्या है 1 2 3 4 5 6। अगर इनको आप n कह दीजिए, 1 2 3 4 5 का अगर कुछ नाम रख दीजिए। 1 2 3 4 5 क्या है, नेचुरल नंबर है कि नहीं है? कुछ नाम मत रखिए, जो होता है वो रखिए। 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। तो अगर इसकी जगह पर हम n रख दें, अगर ये एक नेचुरल नंबर है, अगर 1 जो है 1 एक नेचुरल नंबर है तो ये 1 की जगह हमने n रख दिया, तो 1 के नीचे क्या लिखा हुआ है, n + 1 नहीं लिखा हुआ है। भाई ये n हो गया और इसी 1 को हमने ये बनाया तो ये n हो गया +1। 2 की जगह पर अगर n रख दें तो ये क्या है, n/n + 1। 3 अगर n होता तो इसका मतलब 3/4 क्या है, n/n + 1। 4 अगर n होता तो नीचे क्या लिखा हुआ है, n + 1। यानी अगर ध्यान से देखिए तो ये सारी ही संख्याएं इस फॉर्म की हैं कि नहीं है। भाई 1/2 का मतलब क्या है, n/n + 1, मतलब n की जगह 1 रखिए। देखिए n बराबर अगर 1 रख दीजिए तो क्या आएगा, 1 आएगा। 1/1 + 1 दैट इज 2। n की जगह 2 रख दीजिए
तो 2/2 + 1 3, n की जगह 3 रख दीजिए तो 3/3 + 1 यानी 4, n की जगह 4 रख दीजिए तो 4/4 + 1 यानी 5, ऐसे ही n की जगह 6 रख दीजिए तो 6/7। कहने का मतलब यह है कि ये जो संख्याएं लिखी हुई अगर इनको आप ध्यान से देखें तो क्या लिखा हुआ है, जितना ऊपर लिखा हुआ है नीचे उससे एक ज्यादा लिखा हुआ है, जितना ऊपर नीचे उससे एक ज्यादा, जितना ऊपर नीचे उससे एक ज्यादा, 4 न्नीचे 4 से एक ज्यादा 5, 5 नीचे 5 से एक ज्यादा 6, 6 नीचे 6 से एक ज्यादा 7, यानी कुल मिलाकर न्यूमरेटर अपान न्यूमरेटर प्लस 1, अंश बटे अंश प्लस 1 ये लिखा हुआ है। या कह सकते हैं नेचुरल नंबर ऊपर जो भी आपने नेचुरल नंबर लिया नीचे उसका अगला नेचुरल नंबर आया है कि नहीं। ऊपर एक प्राकृतिक संख्या है तो नीचे उसकी अगली प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है। ऊपर प्राकृतिक संख्या 2 है तो नीचे 2 के आगे आने वाली 3 है कि नहीं है। ऊपर 3 तो नीचे 4, ऊपर 4 तो नीचे 5, ऊपर 5 तो नीचे 6, ऊपर 6 तो नीचे 7। कहने का मतलब ऊपर जो भी नेचुरल नंबर होगा नीचे उसका अगला नेचुरल नंबर होगा, ये इनका जनरल फॉर्म है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब यह है कि अगर इनको आप जनरलाइज करें तो आप क्या लिख सकते हैं। आप इस बार इतनी कहानी से आपको यह समझ में आया होगा कि इसमें जो भी एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं, वो n/n+1 के फॉर्म के हैं। यानी इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर उनको आप x कह दें तो इसका मतलब x जो है वो कितना होगा, x बराबर n/n+1 होगा कि नहीं होगा। a के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर उन एलिमेंट्स को आप x कह दीजिए तो हर x n/n+1 के बराबर है, बस शर्त है कि n बराबर आप 1 2 3 4 5 6 रखते चले जाइए, आपको मिलते चले जाएंगे। देखिए a = जो समुच्चय दे रखा है इस समुच्चय के सारे एलिमेंट्स n/n+1 के फॉर्म के हैं। n बराबर अगर 1 रख देंगे तो 1/1 + 1 2 हो जाएगा, n बराबर 2 रख देंगे तो 2/2 + 1 3 हो जाएगा, सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक, तो जरा आधी बात को लिखिए फिर आधी बात को बाद में समझिए। तो a बराबर क्या होगा, a बराबर x जैसे एलिमेंट्स होंगे और x क्या होगा n/n+1 होगा। मतलब a में जितने भी x हैं वो सारे के सारे x किसके बराबर हैं, n/n+1 के बराबर हैं। a में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको अगर आप x कहेंगे तो वो उस x की वैल्यू n/n+1 के बराबर है, जहां n बराबर 1 से लगाकर 6 तक की गिनतियां हैं, जहां n बराबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे हैं। तो जहां ये कंडीशन भी पूरी करनी जरूरी है, क्योंकि अगर x बराबर n/n+1 ही लिख देंगे केवल तो फिर ये सीरीज खत्म नहीं होगी, क्योंकि n की वैल्यूज आप लगातार रखते चले जाएंगे तो वैल्यूज आपको मिलती चली जाएंगी, लेकिन समुच्चय आपका यहाँ पे बंद हो गया है। तो यानी a के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो n/n+1 के तरीके के हैं, और जहां n की वैल्यू 1 से रखनी शुरू करेंगे आप और कहां तक रखेंगे 6 तक। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं जहां n बराबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन ये चीज बहुत बढ़िया नहीं कही जाती है, मतलब ये पैटर्न बहुत अच्छा नहीं है लिखने का, इसलिए आप क्या लिखेंगे, आप इसको इस तरीके से लिखिए जहां n क्या है, एक से बड़ा है या 1 के बराबर है। मतलब n बराबर 1 से रखना आप शुरू करेंगे, n बराबर 1 लगा है ना, तो n बराबर 1 से रखना आप शुरू करेंगे और n बराबर कहां तक जाएंगे 6 तक जाएंगे। भाई n की वैल्यू सबसे छोटी 1 रखेंगे तो हमने लिख लिया n = 1 है, और उसके बाद 1 से बड़े मान रखेंगे तो हमने लिख लिया कि n 1 से बड़ा आप लेंगे, और बड़ा लेते चले जाएंगे और कब तक लेंगे जब तक 6 ना आ जाए, तो n = 6 तक रखेंगे। तो ये एक मतलब बढ़िया तरीका है आंसर लिखने का कि a = अगर ऐसा दे रखा है तो हमने पहचाना कि इनमें विशेषता क्या है। इनमें विशेषता क्या है, अंश बटे अंश प्लस 1, न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर प्लस 1, या नेचुरल नंबर अपॉन नेचुरल नंबर प्लस 1, इस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर लिखी हुई। तो हमने लिखा कि a में जो अवयव है वो x के जैसे हैं, और x क्या है n/n+1 के फॉर्म का है, जहां n क्या है 1 और 6 के बीच की प्राकृतिक संख्या है। समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आपको सवालों को लगाना है, समझना है।
और कुछ सवाल लगा लीजिए। अच्छा, जितनी कहानी आपने समझी उसको आप बीच में थ्योरी में लिख भी सकते हैं। अच्छा, कभी कभी आपसे सवाल में पूछा था, आपको एक टेबल दे दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा इसको लैंग्वेज में कन्वर्ट करिए, भाषा में आप आंसर दीजिए इसका। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है a = 1 3 5 7। आपसे कहा जाएगा कि ये तालिका विधि में समुच्चय का निरूपण किया गया है, टेबुलर फॉर्म में किया गया है, और इसको लैंग्वेज में कन्वर्ट करिए, भाषा में बताइए। मतलब किसी दूसरी विधि में नहीं बदलना है, भाषा में बताइए क्या लिखा हुआ है। तो भाषा में अगर आपको बताना हो तो क्या लिखा हुआ है बताइए, भाषा में क्या लिखा हुआ है, इनको पहचानिए। पहचानने पर जो आपके मुंह से निकलेगा वही भाषा होगी। इनको पहचान कर आप क्या बताएंगे, इनको पहचान कर आप बोलेंगे कि 1 3 5 7 लिखा हुआ, आप कहेंगे ये प्रथम 4 विषम संख्याएं। भाई पहली विषम संख्या क्या है, 1, फिर उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7। तो अगर आप इनको बोले लैंग्वेज में तो यही तो कहेंगे कि पहली 4 विषम संख्याएं हैं। तो बस इसका आंसर यही होगा कि a बराबर क्या है, प्रथम 4 विषम संख्या है। बस यही इसका आंसर हो गया। या जैसे एक क्वेश्चन मान लीजिए लिखा हो AEIOU, AEIOU अगर लिखा हुआ है, इसको लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। तो लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको पहचानना पड़ेगा ये क्या है। AEIOU क्या है, ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं कि नहीं है, वॉवेल्स हैं कि नहीं है। तो लैंग्वेज में इसका आंसर क्या होगा, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह, या स्वर मतलब वॉवेल्स का सेट। अंग्रेजी वर्णमाला में जो वॉवेल्स का सेट होता है AEIOU वही है, ठीक है। तो ऐसे सवाल आ सकते हैं। तो इस तरीके से अपनी किताब से आप सवाल लगाइए ढूंढ ढूंढ के। तालिका मतलब टेबुलर फॉर्म को आप प्रॉपर्टी मेथड से प्रॉपर्टी फॉर्म में चेंज करिए, टेबुलर मेथड से प्रॉपर्टी मेथड में जाइए, प्रॉपर्टी मेथड से टेबुलर मेथड में जाइए और इनको देखिए, सवाल लगाइए। जो नहीं आए समझ में वो फिर पूछिएगा। अब हम आते हैं समुच्चय के विभिन्न प्रकारों पे। सेट्स कितने प्रकार के होते हैं ये आप देख लीजिए, इनके टाइप्स क्या होते हैं। देखिए अगला, अगला क्या आएगा, टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स यानी समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकारों में देखिए कई प्रकार के समुच्चय होते हैं, बहुत सारे प्रकार टाइप्स हैं इसके। कौन कौन से हैं, सबसे पहला है आपका रिक्त समुच्चय। दूसरा आपका आएगा परिमित समुच्चय। तीसरा आपका आएगा अपरिमित समुच्चय।
चौथा आपका आएगा समान समुच्चय। रिक्त समुच्चय को आप कहते हैं नल सेट। परिमित समुच्चय को आप कहते हैं डेफिनिट सेट या फाइनाइट सेट। और इसको आप कहते हैं इनफाइनाइट सेट, और इनको आइडेंटिकल सेट। ठीक है, ये इतने हैं, ये चार हैं फिलहाल। अभी बारी बारी से इन चारों को देख लीजिए। रिक्त समुच्चय क्या है, परिमित समुच्चय क्या है, अपरिमित समुच्चय क्या है, समान समुच्चय क्या है। बड़ी ही आसान चीजें हैं, कोई खास बात है नहीं इनमें। सबसे पहले हम देखेंगे रिक्त समुच्चय क्या है। देखिए, रिक्त समुच्चय का मतलब क्या है, इसको ध्यान से समझिए। अगर कोई ऐसा, रिक्त का मतलब क्या है, रिक्त का मतलब खाली, नल का मतलब क्या, खाली, जिसमें कुछ ना हो। तो रिक्त समुच्चय का मतलब ये है ऐसा समुच्चय जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो। बस इतनी सी परिभाषा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई गहराई नहीं कॉन्सेप्ट में, कोई ऐसा गहरा कॉन्सेप्ट नहीं। रिक्त समुच्चय का मतलब क्या है, ऐसा कोई भी समुच्चय जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, यानी मंझला ब्रैकेट जो है वो खाली बना हो, बस बना हो, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर मंझले ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं है, अब मंझले ब्रैकेट के अंदर सब एब्सेंट हैं, बिल्कुल मंझले ब्रैकेट के अंदर साफ सफाई है, तो उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उस समुच्चय का नाम जो है वो क्या रखा गया है, रिक्त समुच्चय। यानी कि अगर किसी भी सेट में, अगर मान लीजिए कोई ऐसा सेट लिखा हुआ है A = इस तरीके का, तो देखिए क्या है, ए है यानी समुच्चय का नोटेशन तो है, मंझला ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसका समुच्चय भी है, लेकिन मंझले ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट कोई नहीं है। जब एलिमेंट कोई नहीं है तो इसका मतलब ये रिक्त समुच्चय होगा। कैसा होगा, रिक्त समुच्चय होगा। मंझला ब्रैकेट अगर खाली है, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसको रिक्त समुच्चय यानी कि नल सेट कहा जाएगा। और इसको ए से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, इसको फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कभी भी खाली मंझला ब्रैकेट हो तो इसका मतलब वो नल सेट है, और अगर वो नल सेट है तो वो खाली मंझला ब्रैकेट फाई से रिप्रेजेंट उसका फाई से उसका नोटेशन होगा, फाई से उसका रिप्रेजेंटेशन होगा। फाई अगर आप कहीं पर लिखा देख लें तो आप समझ जाएं कि ये कौन सा सेट है, नल सेट। तो इसको क्या लिखेंगे, रिक्त समुच्चय जो है इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होती है, खाली मंझला ब्रैकेट, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ठीक, यानी ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी अवयव नहीं होगा। दूसरा आ जाइए, बहुत आसान है, परिमित समुच्चय। परिमित का मतलब क्या, नाम से आप समझने की कोशिश करें। परिमित का मतलब जिसकी सीमा निश्चित हो। परिमित का मतलब फाइनाइट का मतलब जिसमें एलिमेंट्स की संख्या फाइनाइट हो। कोई भी ऐसा समुच्चय जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या सीमित हो, कोई भी ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिमिटेड हो, फाइनाइट हो, काउंटेबल हो, सीमित हो, परिमित हो, कुछ भी आप कहिए। कहने का मतलब है समुच्चय के अंदर जो अवयवों की संख्या है वो अवयवों की संख्या सीमित होनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए, मतलब उसको आप गिना जा सके। गिनती कितनी भी बड़ी हो, मतलब अवयव ज्यादा चाहे जितने हों, लेकिन जितने भी हों उतने आप पता लगा सकें, इतने हों। इतने ना हो कि आप कहें कि ये इसका पता ही नहीं लगाया जा सकता है। किसी भी समुच्चय के अंदर, किसी भी सेट के अंदर एलिमेंट्स की संख्या चाहे जितनी ज्यादा हो, लेकिन बस इतनी हो कि उसका ज्ञान आपको हो, मालूम हो आपको, उनकी आप गिनती कर सकते हो। तो किसी भी समुच्चय के अंदर अगर अवयवों की संख्या सीमित है, लिमिटेड है, फाइनाइट है, गिनी जा सकती है, पता लगाई जा सकती है कि कितने अवयव हैं, तो फिर वो समुच्चय परिमित समुच्चय कहा जाएगा, फाइनाइट सेट कहा जाएगा। जैसे 1 2 3 4 5 लिख के समुच्चय बंद कर दिया हमने। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं।
यानी समुच्चय के अंदर कितने अवयव हैं, इस सवाल का जवाब आप दे सकते हैं। इसका जवाब आपके पास है। अगर इसका जवाब है आपके पास, अगर समुच्चय के अंदर अवयव कितने हैं ये पता लगा सकते हैं आप, तो फिर आपका समुच्चय परिमित समुच्चय होगा। इसको किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी 1 2 3 4 5 ऐसे एंड सो ऑन। अब दूसरा, जब ये समझ गए तो अगला अपने आप समझ में आ जाएगा। अपरिमित, एक जगह पे बात परिमित की गई थी, दूसरी जगह पे अपरिमित की बात कर दी है। इनफाइनाइट, कोई भी ऐसा सेट, कोई भी ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या इनफाइनाइट हो, अनंत हो, यानी जिसमें एलिमेंट्स को आप काउंट ना कर सकते हो, गिन ना सकते हो। कोई बता नहीं सकता है कि इस समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी है। अगर आप ये नहीं बता सकते हैं तो इसका मतलब आपका सेट अपरिमित है, इनफाइनाइट है। जैसे यहीं पे हम 5 लिखा और एंड सो ऑन कर दिया। अब बताइए, अब ये क्या लिखा हुआ है? प्राकृतिक संख्याएं लिखी हुई हैं, गिनतियां लिखी हुई हैं और एंड सो ऑन लग गया। इसका मतलब गिनतियां कहां तक लिखी गई हैं मालूम नहीं है, और गिनतियां कहां तक लिखी जा सकती हैं ये आप जानते हैं कि गिनतियों का कभी अंत नहीं होगा। गिनतियां आप गिनते चले जाइए, आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, आपकी अगली पुश्तें गिनती गिनेगी, उनकी खत्म हो जाएगी, उनकी अगली पुश्तें गिनती गिनेगी। तो इसका मतलब गिनतियों का कोई अंत नहीं है। जब गिनतियों का अंत नहीं है तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अगर लग गया तो इसका मतलब ये सेट जो है आपका वो क्या हो जाएगा? अपरिमित यानी इनफाइनाइट, क्योंकि इसके अंदर के एलिमेंट्स को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर के एलिमेंट्स कभी खत्म ही नहीं होंगे। जब खत्म नहीं होंगे तो इनकी काउंटिंग नहीं खत्म होगी। जब काउंटिंग नहीं खत्म होगी तो आप बता नहीं पाएंगे कि ये कितने हैं, और जब आप ये बता नहीं पाएंगे कितने हैं तो फिर ये सेट क्या बन जाएगा? अपरिमित समुच्चय बन जाएगा, इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। यहीं पर एक चीज बताइए जरा, जैसे मान लीजिए a इक्वल टू लिखा हो a, b, c, ये अगर आपसे पूछा जाए बताइए ये कैसा समुच्चय है? परिमित है या अपरिमित है? a b c एक समुच्चय में लिखा हुआ है, ये परिमित है या अपरिमित है? देखिए इनकी काउंटिंग आप कर सकते हैं, 1 2 3, अगर इनकी काउंटिंग करके आप बता सकते हैं तो फिर ये परिमित समुच्चय फाइनाइट सेट है। अगर इसी को ऐसे लिख दिया जाए a, b, c, d एंड सो ऑन, अब बताइए परिमित है या अपरिमित है? a, b, c एंड सो ऑन, देखिए यहां एंड सो ऑन लगा था, ये अपरिमित हो गया था, यहां भी हमने एंड सो ऑन लगा दिया। बताइए क्या ये परिमित होगा या अपरिमित होगा? देखिए ध्यान से समझ लीजिए, हो सकता है कुछ लोगों का जवाब इस तरफ चला गया हो सकता है ये एंड सो ऑन देखकर कुछ लोगों का जवाब चला गया हो कि a इक्वल टू ए बी सी डी एंड सो ऑन अपरिमित हो जाएगा क्योंकि एंड सो ऑन लग गया। ऐसा नहीं, एंड सो ऑन का मतलब अगर ये एंड सो ऑन लग जाए इसका मतलब अपरिमित नहीं है। ये एंड सो ऑन कभी खत्म ही अगर नहीं हो तो अपरिमित है। यहां पर एंड सो ऑन लगा है प्राकृतिक संख्याओं पर, और प्राकृतिक संख्याएं कभी खत्म ही नहीं होंगी, इसलिए अपरिमित है। ए बी सी डी में एंड सो ऑन आप लगा भी देंगे तब भी ये लास्ट में जाके जेड पे रुक जाएगा, क्योंकि ए बी सी डी ही तो है। एंड सो ऑन का मतलब आगे के सारे, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड सो ऑन जेड पे जाके रुक जाएगा। जब जेड पे रुक जाएगा, अगर सो ऑन कहीं पे रुक जाता है तब तो हम गिनती कर सकते हैं, भाई जहां पर रुका वहां तक गिनती कर ले हम। तो अगर ए बी सी जेड पर रुक गया तो फिर ये सो ऑन इसको इनफाइनाइट थोड़े कर देगा। ए से जेड तक के अक्षरों को गिन लेंगे, ये होते हैं टोटल 26, और 26 हम गिन के बता सकते हैं। तो इसका मतलब ए बी सी डी एंड सो ऑन अगर लिखा है तो उसको इनफाइनाइट में डाल दीजिएगा, वो आपका फाइनाइट ही रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत जरूरी है कि सो ऑन देख के मत कर दीजिएगा कि यह अपरिमित हो गया। ये देखना है कि सो ऑन कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है क्या? अगर इनफाइनाइट तक जा रहा है तो अपरिमित, अगर इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा है तो फिर परिमित ही रहेगा। तो ये अपरिमित हो गया आपका। उसके बाद अगला समान समुच्चय। समान समुच्चय में भी कुछ नहीं, समान समुच्चय का मतलब वही दो समुच्चय अगर एक दूसरे के समान हो, जैसे दो समुच्चय लिखे हों और दोनों समुच्चयों के एलिमेंट्स अगर बिल्कुल सेम हैं तो वो दोनों समुच्चय समान कहे जाएंगे। कोई भी दो सेट्स ऐसे लिखे हुए हों कि एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे में हो और दूसरे सेट के सारे एलिमेंट्स पहले में हो, तो ऐसी स्थिति में दोनों को समान समुच्चय कहा जाएगा। जैसे यहाँ पर a बराबर 1 2 3 लिखा है और b बराबर 2 3 2 1 लिखा है, तो a के सारे एलिमेंट्स पहले b में देखे हैं, a का 1 यहाँ है, a का 2 यहाँ है, a का 3 यहाँ है।
अब बी के सारे देखिए इसमें हैं, बी का 3 ये रहा, बी का 2 ये रहा और बी का 1 ये रहा। ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं, इसका मतलब ए और बी दोनों समान समुच्चय कहे जाएंगे। यहां तक बात क्लियर? तो ए और बी के दो एलिमेंट्स अगर आपस में बराबर हैं तो दोनों समुच्चय बराबर कहे जाएंगे, इसमें कोई विशेष बात है नहीं। एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे ए बराबर 1 2 3 और b बराबर कुछ लिख लीजिए 2 3 1 लिख लीजिए। इसके सारे एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए। अगर ऐसा है तो a और b समान समुच्चय कहे जाएंगे। ये समुच्चयों के प्रकार हो गए जो मेन प्रकार हैं 4। एक रिक्त समुच्चय, परिमित, अपरिमित, समान, नल सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट और सेम आइडेंटिकल सेट्स। ठीक है, ये इतने हो जाते हैं। तो ये समुच्चयों के प्रकार हैं। इसके बाद इस पर कुछ, इन पर अगर कुछ सवाल बन रहे होंगे तो वो सवाल लगाए जाएंगे और फिर उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो सबसेट होगा, यानी कि उप समुच्चय। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके कुछ सवालों को देखकर फिर सबसेट पढ़ेंगे अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं। आप पिछली क्लास और ये वाली क्लास रिवाइज करिए और सवालों को लगाइए। जय हिंद।